नमस्कार सभी को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के बाद और प्रश्नावली 1.2 से पहले जो उदाहरण दिए गए हैं वो उदाहरण देखेंगे इसमें। और इनमें जो पहला उदाहरण दे रखा है, वैसे एक्सरसाइज फर्स्ट का जो पांचवा उदाहरण है वो दे रखा है कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हमें एक प्रमेय है आपकी किताब में 1.2, उसका कथन याद रखना है। और कथन क्या है कि यदि p a² को विभाजित करता है तब p a को भी विभाजित करेगा। यानी p जो है वो यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अब प्रश्नावली का जो उदाहरण दे रखा है √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो आपको इसके उल्टे रूप में यानी √3 को एक परिमेय संख्या मान लेना है। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि a/b के रूप की है, जहां b का मान कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि b का मान 0 हो गया तो फिर ये अनंत बन जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। तो b का मान 0 नहीं हो सकता और a व b दोनों सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य का मतलब होता है कि जिनका HCF 1 है, जिनका HCF का मान क्या है 1। कहने का मतलब ये है कि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो केवल एक ही आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। तो ये दोनों A और B जो है वो सअभाज्य, और सअभाज्य के साथ साथ ये क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो a/b के रूप की है तो हम लिख सकते हैं कि √3 बराबर a/b, और पक्षांतर करने पर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं √3 b बराबर a। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करना है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये आएगा √3 b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, और b का स्क्वायर करेंगे तो b², और a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a²। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b² बराबर a² बटे 3। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि देखो ये जो 3 है ना वो a² को विभाजित कर रहा है। यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है कि 3 a² को विभाजित करता है, अतः 3 a को भी विभाजित करेगा। अब ये कथन मैंने कहाँ से लिखा है, ये कथन प्रमेय 1.2 से लिखा है। प्रमेय 1.2 ये कहती है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, यानी p a² को विभाजित करता है, तो वो संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। यानी p जो है वो a को भी विभाजित करेगा। यानी यदि p a² को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि यदि 3 a² को विभाजित कर रहा है तो 3 a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि a का जो मान है उसमें 3 का भाग जाएगा। तो a का हम पुनः कोई ऐसा मान लेते हैं कि पुनः a बराबर कोई ऐसा मान जो 3 से विभाजित हो रहा हो। तो मैं कोई 3 से गुणा करके और c मान रहा हूँ। अब निश्चित सी बात है ना कि इसमें 3 का भाग तो जा रहा है, क्योंकि 3 गुणनखंड इसका साथ में गुणज ले लिया है अपन ने, तो निश्चित सी बात है इसमें दिख रहा है कि c में 3 का भाग c के साथ जो गुणज है इस संख्या में जो a का मान है इसमें 3 का भाग जाएगा।
तो क्या मान रहे हैं अपन a बराबर 3c। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह देते हैं और ये जो पहले वाली है इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, तो अब दोनों तरफ वर्क करना है। फिर से दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर 3c का स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर c स्क्वायर का जो मान है वो आएगा a स्क्वायर बटे 9, c स्क्वायर बटे 9। और अब a स्क्वायर का जो मान है, a स्क्वायर का जो मान है वो समीकरण 1 से रखेंगे। तो समीकरण 1 से a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर रखने पर a स्क्वायर का मान जो है वो समीकरण 1 में क्या है, 3b स्क्वायर। a स्क्वायर का मान क्या है, 3b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह रखेंगे तो c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर बटे 9। यहाँ से काटेंगे तो c स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, b स्क्वायर बटे 3। अब इस समीकरण से क्या दिख रहा है, इस समीकरण से ये दिख रहा है कि b स्क्वायर में भी 3 का भाग जा रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 3b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 3 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। यानी यदि 3 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 b को भी विभाजित करेगा। पर मैं 1.2 के प्रयोग से ये कथन लिखा है। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 a को भी विभाजित करेगा, यानी a में 3 का भाग जा रहा है। और यहाँ से इसमें जो समीकरण 3 है इससे पता लग रहा है कि 3 b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 b को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि a और b दोनों में एक के अलावा कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ चुका है। और शुरू में हमने माना है कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए। तो ये कथन का विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो यहाँ क्या कहेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 3 से a व b के सहअभाज्य होने के कथन का विरोधाभास प्रकट हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। क्योंकि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 3। तो इनका a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आया है तो ये सिद्ध कर रहा है कि इसमें HCF 1 के अलावा भी इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो ये जो कथन का विरोधाभास प्रकट हो रहा है, ये कथन का विरोधाभास कहाँ से प्रकट हुआ है, यानी ये जो कथन का विरोधाभास प्रकट हुआ है वो हमारी इस कल्पना की वजह से हुआ है। हमने जो √3 को एक परिमेय संख्या माना है वो हमारी गलत कल्पना है। तो हम क्या कहेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है।
यानी हमने जो ये गलत कल्पना की थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो गलत कल्पना की है, इसलिए ये गलत कथन का विरोधाभास प्रकट हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः √3 को परिमेय संख्या मानना ही गलत है, परिमेय संख्या मानना ही गलत है। फलस्वरूप √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही अपने को सिद्ध करना था। लास्ट में इक्तिसिद्धम लिख देना।